आज का हमारा टॉपिक है रीनल फिजियोलॉजी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 1 रीनल फिजियोलॉजी। सी लेट्स फर्स्ट लुक एट सम की नंबर्स। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? नियरली 1.0.8 से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। एवरेज हो गए उसके 1 मिलियन। सेकेंड इज एक नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? तो 4.5 से 6.5 सेंटीमीटर या 65 mm जितनी। सो एवरेज हो गई 5 सेंटीमीटर लेंथ। नाउ अभी ब्लड फ्लो थ्रू किडनी देखो। इस डायग्राम में आप देखो, ये हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो एक तो किडनी पे जाता है और दूसरा होल बॉडी में। सो जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसका कितना परसेंटेज किडनी में जा रहा है वो होता है 20 to 25%। मीन्स कार्डियक आउटपुट का नियरली 1/4 ब्लड जो है वो किडनी में जाता है। इतना ज़्यादा ब्लड किडनी में क्यों जाता है? क्योंकि उस ब्लड से जो इम्प्योरिटीज है वो हमें निकालनी है, इसलिए। सो टोटल ब्लड फ्लो कितना हो गया? 1 to 1.2 लीटर जितना पर मिनट किडनी में जा रहा है। उसमें से अगर किडनी में मान लो आया 1 लीटर, तो उसमें से भी जो आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेड्यूला है, सो ज़्यादा ब्लड कहाँ जाता है? ज़्यादा ब्लड जाता है आउटर कॉर्टेक्स में, और मेड्यूला में सिर्फ 10% ब्लड जाता है। इसका रीज़न क्या है? कि जो मेड्यूला है उसका जो फंक्शन है वो है सिर्फ यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, जबकि मेजोरिटी जो फंक्शन है वो कोर्टेक्स करता है। सारी जो इम्प्योरिटीज जो है वो ब्लड से निकालने का काम कोर्टेक्स कर रहा है, इसलिए ज़्यादा ब्लड जाता है कोर्टेक्स में। इसको हम डीप में पढ़ेंगे कि कोर्टेक्स और मेड्यूला का इंडिविजुअल डिफरेंस फंक्शंस क्या है। राइट। सेकेंड इज, हमें पता है कि जो रीनल एक मिनट में किडनीज में कितना ब्लड जा रहा है? नियरली 1000 ml जितना। सो इसमें से प्लाज्मा कितना होगा? हमें पता है प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है। सो इस हिसाब से 625 से 700 ml पर मिनट प्लाज्मा जा रहा है किडनीज में। नाउ अभी लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म जिसको जिन पेशेंट्स को हाई बीपी रहता है और लॉन्ग टर्म हाई ब्लड ग्लूकोज जो डायबिटीज होता है, उन पेशेंट में चांसेस होते हैं कि उनको हो सकता है क्रोनिक रीनल डिजीज और सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। दिस इज अ नॉर्मल किडनी, दिस इज अ क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में होता क्या है कि जो फिल्टरेशन का रेट होता है, जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो बन रहा है वो कम बनता है, क्योंकि नेफ्रॉन्स का नंबर जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये तो हो गया पैथोलॉजिकल। अब बॉडी में फिजियोलॉजिकल एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है नेफ्रॉन्स का। देखो, सो आफ्टर द एज ऑफ 40 10% नेफ्रॉन डिक्रीजेस एवरी 10 ईयर्स। मतलब आफ्टर द एज ऑफ 40 अगर 100% है, 50 के बाद 100 के 10% डिक्रीज होते जाएंगे हर 10 ईयर्स में। राइट। और क्या ये नेफ्रॉन्स जो डिजनरेट या डिक्लाइन हुए वो रिजनरेट हो सकते हैं? नहीं, नेफ्रॉन कैन नॉट रिजनरेट वंस लॉस। सो होगा क्या कि जो बाकी के नेफ्रॉन बच गए, मतलब 100 में से 10% अगर डिजनरेट हो गए, तो जो 90% है उनका हाइपरट्रोफी हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगी, या फिर हाइपर फिल्टरेशन। मीन्स जो नेफ्रॉन डिजनरेट हो गए उनका फिल्टरेशन का काम भी ये वाले बाकी के नेफ्रॉन्स करेंगे, इसीलिए क्या होगा? हाइपर फिल्टरेशन एंड हाइपरट्रोफी। अभी सीकेडी हमने देखा कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज ब्लड प्रेशर से किडनीज जो है वो डैमेज हो जाती है। तो ये सीकेडी के जो सिम्टम्स है वो कब आते हैं? आफ्टर 70 to 75% नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल रहते हैं। मीन्स हमें पता है कि आफ्टर 40 हर 10 ईयर 10% डिक्रीज होंगे। राइट। सो जब 70 से 75% नेफ्रॉन ही बचे हैं तब सीकेडी के सिम्टम्स आएंगे। सो सीरियस सिम्टम्स अपीयर आफ्टर व्हेन फंक्शनल नेफ्रॉन्स फॉल बिलो 70 to 75%। राइट। नाउ अभी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये हमारे पास दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन है। फर्स्ट वन जो है वो ये इस पार्ट को हमने बोला कॉर्टेक्स और इस पार्ट को मेड्यूला। अब फर्स्ट टाइप के नेफ्रॉन ऐसे है जो सिर्फ मेडुला में लिटल बिट नीचे जा रहे हैं, बाकी मेजोरिटी है जो वो कॉर्टेक्स में। सेकंड है मेड्यूलरी नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन, जिसका मेजोरिटी पार्ट नीचे जा रहा है मेड्यूला में। राइट। सो फर्स्ट वन हो गए कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड वन हो गए जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। अभी ये जो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स है वो मेडुला में इतना डीप क्यों जा रहे हैं? इसका रीजन क्या है? देखो, जो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स है उनका प्राइमरी फंक्शन है नेफ्रॉन के यहाँ से वाटर को निकाल के ब्लड में डालना।
मीन्स ये नेफ्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास हमें पता है ये ब्लड वेसल्स होगी, राइट। सो इस नेफ्रॉन से वाटर निकाल के यहाँ पर डालना, इसको हम बोलते हैं वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करना। ये मेन फंक्शन होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। और अब ये होता कैसे है, देखो ये है इंटरस्टिशियम जो नेफ्रॉन्स के बाहर का है। इसकी जो ओस्मोलाइटी है वो धीरे धीरे नीचे बढ़ती जाती है। एकदम डीप में आप देखोगे कि यहाँ पर 11,000 ओस्मोलाइटी है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ओस्मोलाइटी नीचे बढ़ रही है। तो जैसे ओस्मोलाइटी बढ़ रही है यहाँ पर कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये वाटर को यहाँ से खींच लेगा। वाटर यहाँ नेफ्रॉन से खींचे के कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन से जाएगा ब्लड वेसल में या फिर बॉडी के इनसाइड। सो क्योंकि इन जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन को वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है, इसीलिए इनकी लेंथ नीचे तक जाती है मेड्यूला तक, राइट। और हुआ वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा कैसे कि हमने इंटरस्टिशियल ओस्मोलाइटी बढ़ा दी, यहाँ पर हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ, नेफ्रॉन से वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ पर इंटरस्टिशियम के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, राइट। तो अब इसमें एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, राइट। ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, वाटर यहाँ से एक्टिवली नहीं जा रही, ये पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या कि मुझे इस एरिया में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर इस एरिया में देखो प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों में ये पीसीटी है। इसका क्या फंक्शन है कि जो भी यहाँ पर बॉडी से ब्लड आ रहा है उसका 70 to 75% मान लीजिए इनको रीअब्जॉर्ब करना है, किसमें, ये ब्लड वेसल में। सिर्फ वाटर नहीं, फिल्ट्रेट में जितनी भी चीज़ें आ रही है, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, उनका 75% इन्हें ब्लड में रीअब्जॉर्ब करना है, राइट। सो इसके लिए इस एरिया को मैंने जूम आउट किया। यहाँ पर बहुत सारी चैनल्स होती है। अगर इन सब चैनल्स को चलाना है तो हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और एटीपी जो है वो सेल्स में किस मॉलिक्यूल से बन जाए, वो होता है ऑक्सीजन, राइट। सो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, और कम कहाँ होगी, यहाँ पर, राइट। सो इसको हम नेक्स्ट टेबल में पढ़ेंगे कि कोर्टिकल वर्सेस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो परसेंटेज जो ज़्यादा है वो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स का है, क्योंकि मैंने बताया कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है उनका, सॉरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का एक ही फंक्शन है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। मेन फंक्शन क्या होता है, जो वेस्ट है उसमें से, जो ब्लड है उसमें से वेस्ट को रिमूव करना। वो फंक्शंस कौन कर रहे हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स के प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। इसीलिए नंबर किसका ज़्यादा है, कोर्टिकल का, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का कम है। लोकेशन हमें पता है कि ये कोर्टेक्स में होता है और ये मेड्यूला तक जाते हैं। इनका जो लूप ऑफ हेनली होता है, लूप होता है, वो शॉर्ट होता है कोर्टिकल का, जबकि इनका लॉन्ग होता है। प्राइमरी फंक्शन देखो यही मैंने बताया कि इनका है एक्सक्रीशन ऑफ वेट, कि जो ब्लड में वेस्ट आ रही है उनको एक्सक्रीट करना, ये प्राइमरी फंक्शन है कोर्टिकल नेफ्रॉन का। जबकि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन का यूरिन कंसंट्रेशन या वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होता है, राइट। और कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में हमारे पास शॉर्ट पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, जबकि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स में हमारे पास लॉन्ग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, जिनको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, देखो ये हो गए हमारा आर्टरी, जिससे कि ब्लड आ रहा है किडनी के थ्रू या फिर नेफ्रॉन में। ये ब्लड यहाँ जाएगा और ये ग्लोमेरुलस में जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिल्ट्रेट बनेगा, राइट। और जो फिल्ट्रेट बना उसके रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिर ये फिल्ट्रेट जो बच गया वो इसके थ्रू यहाँ पर वापस जाएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें नेफ्रॉन में सिक्रीट होगी और कुछ चीज़ें नेफ्रॉन से वापस ब्लड में जाएगी रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू, राइट। और एंड में ये सारी जो आर्टरीज है वो वेन का कनेक्शन बना के यहाँ से वापस निकल जाएगी, राइट। सो इन आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। और इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जो सबसे बड़ी आर्टरी है इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा, राइट। सो ये वासा रेक्टा कब होगी, जब ये लूप ऑफ हेनली जो है उसकी लेंथ बड़ी होगी। अगर लेंथ बड़ी होगी तब उस आर्टरी का नाम हम रखेंगे वासा रेक्टा। सो इसीलिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में शॉर्ट है, जबकि जक्स्टामेडुलर में लॉन्ग होती है, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ओके, सो नाउ हम कंपेयर करेंगे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन
कोर्टिकल और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स का। सी मैंने बोला था कि मेजोरिटी जो फंक्शन है वो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स कर रहे हैं, इसीलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड वहाँ जाएगा, उसमें से हमें एक्सक्रीट करना है वेस्ट को। जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में ब्लड फ्लो कम है। और सेकेंड चीज़ मैंने बताई थी कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर आयन चैनल्स चलती है जिसमें एटीपी यूज हो रहा है उस चैनल को चलाने के लिए, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कोर्टिकल में ज़्यादा है, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा एटीपी, जबकि जक्स्टा मेडुलर में कम है। ऑक्सीजन कंजम्पशन भी यहाँ पर ज़्यादा है और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स में कम है। बट लास्ट पॉइंट आप देखिए, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन रेशियो। सी कोर्टिकल को ज़्यादा ब्लड फ्लो मिल रहा है, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स को कम ब्लड मिल रहा है। अब इफ उसे कम ब्लड मिल रहा है देन उसे उस कम ब्लड में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। सो उसका एक्सट्रैक्शन रेशियो ज़्यादा है। ये ब्लड में से अगर 1%, अगर 1 ऑक्सीजन आ रहा है तो ये 0.8 को कंज्यूम कर लेगा, जबकि अगर यहाँ पर इसको 1 मिल रहा है तो ये सिर्फ 0.17 को ही कंज्यूम करेगा, राइट। सो एक्सट्रैक्शन रेशियो ही सिर्फ कोर्टिकल का कम है, बाकी सारी चीज़ें कोर्टिकल्स की ज़्यादा है। नाउ अभी हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसका क्या फंक्शन है। देखो मान लो ये हमारी बॉडी से आर्टरी में HCO3 नेगेटिव एक आयन, मैं बोलूँगा HCO3 नेगेटिव, ये आयन है जो यहाँ पर आया। अभी ये आयन ग्लोमेरुलस के थ्रू आ जाएगा इस नेफ्रॉन के ल्यूमन में, राइट। सो ये हमारा हो गया नेफ्रॉन का ल्यूमन, ये है नेफ्रॉन के सेल्स, और ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में वापस जा रहा है वो ये वाली स्पेस है। सो HCO3 नेगेटिव हमारी बॉडी से यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर आ गया। अभी इसे एक्सक्रीट करना है तो राइट, मैं इस HCO3 नेगेटिव को डायरेक्ट यहाँ सेल के थ्रू पास नहीं करवा सकता, तो हम क्या करेंगे, HCO3 नेगेटिव को H प्लस से के साथ जोड़ के H2CO3 बनेंगे। फिर ये H2CO3 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, CO2 एंड H2। H2 का ध्यान देंगे हम, CO2 को अंदर ले लेंगे, राइट। और ये जो हुआ वो किसकी किसकी हेल्प से होगा, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। सो एक बार हमारे पास CO2 आ गया, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके वापस HCO3 नेगेटिव बना लेंगे। ये भी किसकी हेल्प से हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की हेल्प से। और इसके बाद हम HCO3 नेगेटिव को यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में डाल देंगे, जिससे कि ये या तो ब्लड वेसल्स में वापस आ जाए, या हमें एक्सक्रीट करना है तो यहाँ से एक्सक्रीट कर देंगे। वो आगे हम पढ़ेंगे कि हम कब एक्सक्रीट करेंगे, कब बॉडी में लेंगे, लेकिन मेजोरिटी ये जो मूवमेंट हो रही है वो किससे हो रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे इपिथेलियल सेल डिफरेंस, पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल के। ये हमारा हो गया पीसीटी, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल। अभी इन सेल्स में डिफरेंस क्यों हो गया, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है। कलेक्टिंग ट्यूबुल है जो है वो नीचे तक जा रही है मेडुलिया में, जिसका मेन फंक्शन है वाटर को लेना, जबकि पीसीटी के जो सेल्स है उनका मेन फंक्शन है कि यहाँ पर वेस्ट को वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, जहाँ पर आयंस की चैनल्स चल रही है, राइट। सो हम देखेंगे कि जो पीसीटी है वो 70 to 75% रीअब्जॉर्प्शन करता है, राइट। सो इसीलिए इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, राइट। और क्यों सरफेस एरिया हमें बढ़ाना है, क्योंकि स्मॉल पार्ट में हमें बहुत ज़्यादा 70% जो वेस्ट या न्यूट्रिएंट्स है उनको रीअब्जॉर्ब करना है, इसीलिए पीसीटी में माइक्रोविलाई होते हैं, जबकि कलेक्टिंग डक्ट में नहीं होते। अभी टाइट जंक्शंस, यहाँ पर लीकी टाइट जंक्शन है, जबकि कलेक्टिंग डक्ट में टाइट टाइट जंक्शन है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो यहाँ पे ये पीसीटी में हमने लीकी टाइट जंक्शन लिखे, जिससे कि यहाँ से जो मूवमेंट हो वेसल्स में वो इजी हो जाए। बट एक बार जब हमने सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब या सिक्रेट कर लिए, यहाँ पर हमें सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट करना है। अब हम यहाँ पर वो ये नहीं चाहते कि यहाँ से आयंस न्यूट्रिएंट्स भी लीक हो जाए, राइट, क्योंकि जो हमें करना था यहाँ पर हमने कर चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट और आयन का बैलेंस। यहाँ पर हमें सिर्फ वाटर की ही मूवमेंट चाहिए। सो इसलिए यहाँ पर टाइट टाइट जंक्शन रखे हैं, ताकि दूसरी चीज़ें आयंस एक्सेट्रा मूव ना हो, जबकि वाटर मूव हो जाए इजीली, राइट। सो इसलिए यहाँ पर लीकी टाइट जंक्शन, यहाँ पर टाइट टाइट जंक्शन। ट्रांसपोर्ट मोड यहाँ पर बोथ पैरासेल्युलर एंड ट्रांससेल्युलर, जबकि यहाँ पर सिर्फ ट्रांससेल्युलर, जो कि होता है सेल के थ्रू।
लाइक हमें यहाँ पर कम ट्रांसपोर्ट चाहिए, इसलिए एक ही मोड है, यहाँ पर 2 मोड है। नेक्स्ट एंजाइम मैंने बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेस। देखिए इसका क्या फंक्शन है वो हमने पढ़ लिया। पीसीटी में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होती है वो साइटोप्लाज्म और माइक्रोविलाई दोनों में होती है। मीन्स जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 है वो पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दोनों में है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4 जो है वो सिर्फ माइक्रोविलाई में है पीसीटी में। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो मेन फंक्शन क्या है वो HCO3 नेगेटिव को रीअब्सॉर्ब करते हैं, या फिर HCO3 नेगेटिव जो आयन है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है, और ज़्यादा हमारे पास पीसीटी में है, राइट। अब इसका फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखो, हमारे पास एक ड्रग है एसिटाजोलामाइड। ये दोनों जो कार्बोनिक एनहाइड्स एंजाइम होती है उन दोनों की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। सो अब क्या होगा कि मान लो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, सो यहाँ पर ये जो HCO3 नेगेटिव है इसका कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है वो हम ल्यूमेन में या यहाँ पर ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जबकि यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा। सो इस मूवमेंट को रोक देगी, राइट। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 एंड टाइप 4 का ये ब्लॉक कर दिए थे इस एंजाइम को। सो इसका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन पीसीटी है, क्योंकि वहां पर बोथ कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4 दोनों होती है। सेकेंडरी एक्शन है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 प्रेजेंट होती है, राइट। सो ये हो गया फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और ड्रग का नाम है एसिटाजोलामाइड। अभी हम नेफ्रॉन के सेगमेंट्स देखेंगे, इससे पहले हम जो बेसिक है वो अपने क्लियर कर ले। देखो यहाँ से हमें पता है ब्लड आ रहा है, उसके बाद ये ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस में जाएगा। इस ग्लोमेरुलस के थ्रू कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, राइट। हमें पता है कि जो प्रोटीन्स और वो सब होते हैं वो फिल्टर नहीं होते, जबकि न्यूट्रिएंट्स, आयंस एक्सेट्रा फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो बचता है वो चला जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल में। अभी यहाँ से कुछ चीज़ें हम नेफ्रॉन से लेंगे, जिसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और कुछ चीज़ें है जो है वो हम ब्लड से वापस नेफ्रॉन में डाल देंगे, उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। और जो एंड में नेफ्रॉन के बीच में बचता है वो जाएगा यूरिन में, जो हो गया एक्सक्रीशन, राइट। सो यहाँ से यहाँ रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से यहाँ सिक्रीशन है, और ये एक्सक्रीशन हो गया, राइट। सो ये था कुछ बेसिक्स अबाउट दिस। ना हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के पार्ट। सी स्टार्टिंग से हमें पता है नेफ्रॉन में ब्लड कौन ला रहा है, रीनल आर्टरी। जो हार्ट से ब्लड आ रहा है वो डिवाइड होकर आएगा रीनल आर्टरी में, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद सेकेंड पार्ट हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, जहाँ ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो जा रहा है बोमेन्स कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस के बाद हो गया हमारा इफरेंट आर्ट्रियल, जो कि आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अभी हम नेफ्रॉन का ही देखें तो ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये दो टाइप की होती है, स्ट्रेट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद पीसीटी जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में देखें हम तो इसका होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और ऊपर जाने वाला यहाँ पर थिन असेंडिंग लिम्ब, और ये है थिक असेंडिंग लिम्ब। तो एक हो गया डिसेंडिंग, दूसरा थिन असेंडिंग और दूसरा थिक असेंडिंग। उसके बाद ये लूप लिम्स यहाँ पर होती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अभी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कनेक्टिंग ट्यूब, इन दोनों के बीच में होती है हमारे पास कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हो गई डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल सिक्रीट कर रही है रीनल कैलिकेरिन। ये जो मॉलिक्यूल है वो ब्लड प्रेशर को सेंस कर सकता है यहाँ पर, सो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका सिग्निफिकेंस मैं कराऊंगा, राइट। और ये हो गई हमारी collecting tubules. So ये था parts of nephrons. So everything is written over here in and given in the notes. Now special notes on segment. See ये ascending thin segment, हमें पता है जो ascending segment था वो पहले thin था, ऊपर जाकर thick हो रहा था। So प्रोमिनेंट इन जक्स्टा मेडुलर, हमें पता है कोर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनली होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में लॉन्ग लूप ऑफ हेनली होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग सेगमेंट वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में, जबकि कोर्टिकल्स में ये शॉर्ट होता है। अभी कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स एंड आईसीटी देखो, ये हो गया हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का कोर्टिकल पार्ट, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। एंड आईसीटी का क्या फुल फॉर्म है, आईसीटी मीन्स इनिशियल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो इसको मैं डायग्राम में दिखाऊं, सो यहाँ पर इनिशियल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कोर्टिकल कनेक्टिंग डक्ट, ये जो है उनमें
स्पेशल सेल्स होते हैं जो दोनों में सिमिलर होते हैं। अभी हम कलेक्टिंग ड्रग के सेल्स जो होते हैं वो लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना नोट करना है कि जो इनिशियल कलेक्टिंग ट्यूबुल और कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के जो सेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अभी हम देखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं। देखो, अभी जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका पहले फंक्शन समझो। दो फंक्शन है। एक फंक्शन है, हमें पता है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, कि यहाँ नेफ्रॉन से जो वाटर है वो जाएगा ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में। सो पहला फंक्शन हो गया वाटर रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड इज H प्लस, सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है एसिड और बेस का बैलेंस रेगुलेट करना। अगर बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉडी में डिजीज हो जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ऐसी सिचुएशन में हमें H प्लस जो आयन है उसको क्या करना होगा, ये ब्लड हो, मान लो ये ब्लड है, बॉडी है, यहाँ से H प्लस को एक्सक्रीट करना होगा यहाँ पर, अगर बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए तो। और अगर बॉडी में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी या फिर अल्कली इंक्रीज हो गया बॉडी में, तो फिर हमें क्या करना है, बाइकार्बोनेट आयन को यहाँ से एक्सक्रीट कर देना है। राइट। सो पहला फंक्शन हो गया कि वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब करो। सेकेंड फंक्शन या तो एसिड एक्सक्रीट करो या तो बेस एक्सक्रीट करो। ये तीन फंक्शन करने के लिए तीन अलग अलग सेल है। पहले सेल जो है वो पी सेल्स है या प्रिंसिपल सेल्स, ये 2/3 इन नंबर होते हैं। ये करते क्या है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। देखो, रीअब्जॉर्प्शन मीन्स यहाँ से यहाँ मूवमेंट। सो अगर सोडियम का जिस डायरेक्शन मूवमेंट होगा इसी डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा। सो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और अगर सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक आयन को यहाँ भेजना पड़ेगा, वो हो गया पोटेशियम सिक्रीशन, क्योंकि आयंस बैलेंस होना चाहिए। राइट। सो हमने वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, वो करते हैं पी सेल्स। दूसरे होते हैं अल्फा इंटरकैलेटेड सेल एंड बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। अगर ये पी सेल्स 2/3 है तो 1/3 होते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स, उसमें से एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा जो काम करता है वो H प्लस को सिक्रेट करता है, मतलब H प्लस को इस ब्लड वेसल से यहाँ डाल देगा ताकि ये एक्सक्रीट हो जाए। और H प्लस कब सिक्रेट करता है, जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। सो हमें बॉडी में एसिड कम करना है, सो H प्लस हमने सिक्रेट कर दिया। सेकेंड है बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। अगर बॉडी में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गई या फिर बॉडी में अल्कली बढ़ गया तो हमें अल्कली को बाहर निकालना है। सो ये हो गया बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। ये कौन करता है, बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। सो हमारे पास दो टाइप के सेल हो गए, एक प्रिंसिपल सेल्स या पी सेल्स, सेकेंड अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स एंड थर्ड बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। राइट। इसको इस डायग्राम में देखो, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल सेल्स। सेकेंड इज इंटरकैलेटेड सेल्स अल्फा, इंटरकैलेटेड सेल्स बीटा। यहाँ पे हमने देखिए ये जो नेफ्रॉन की ल्यूमेन है ये वाली, यहाँ से हमने सोडियम को सेल्स के अंदर लिया, उसके बाद इसको भेज दिया इंटरस्टिशियम में, मीन्स हमने ल्यूमेन से सोडियम को यहाँ पर भेज दिया। सो इस सोडियम के साथ जो है वाटर का मूवमेंट सेम डायरेक्शन होगा, जबकि पोटेशियम को हम बाहर निकालेंगे। राइट। यहाँ पे ये H प्लस को सिक्रीट कर रहा है नेफ्रॉन के अंदर, और बीटा जो है वो HCO3 नेगेटिव को सिक्रीट कर रहा है इस ल्यूमेन के इनसाइड में। राइट। सो ये थे सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। राइट। नाउ देखो, ये जो मेरी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट है इसमें जो टोटल कंटेंट है वो 50 आवर्स का है। लेक्चर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन कंटेंट टोटल 50 आवर्स का, और ये इतना कम नहीं है। ये जो कंटेंट है वो इसलिए कम है क्योंकि मैंने प्री प्रेजेंटेड स्लाइड्स बनाई है, इमेजेस एक्सेट्रा से समझाए, इसलिए स्लाइड प्री प्रेजेंटेड है, इसलिए कंटेंट जो है वो कंपाइल होकर 50 आवर्स का हो गया। अभी ये किस लिए यूज़फुल है, ये आपको नीट पीजी नेक्स्ट में हेल्प करेगा, एंड आपको जो मेडिसिन पीडियाट्रिक्स के कंसेप्ट है वो भी बेस क्लियर करेगा। देखो, मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, दे आर हैविंग पैथोलॉजी, मीन्स जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस आए तो पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है कि वो एबनॉर्मल कंडीशन आ गई बॉडी में, जिससे जो सिम्टम्स है वो पेशेंट में आते हैं। अब उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। राइट। अगर नॉर्मल चीज़ें समझेंगे उसके बाद समझ में आएगा कि एबनॉर्मल चीज़ें या डिजीज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो कि है मेडिसिन एंड पैथोलॉजी। सो आई एम ट्राइंग कि मेडिसिन पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा इन सब सब्जेक्ट्स का 20-30% फिजियोलॉजी में कवर कर लूँ, एंड आपके जो बेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए बिफोर अप्रोचिंग दिस सब्जेक्ट्स इन फाइनल ईयर। सो योर गोल इज टू जस्ट वॉच दिस लेक्चर्स, जस्ट 50 आवर्स का कंटेंट। इफ यू टेक 1 मंथ 2 मंथ फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लेक्चर्स देख लीजिए, अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे क्योंकि इमेजेस बहुत ज़्यादा है, इफ नोट्स नहीं बन रहे देन कोई बात नहीं, आप
सिंपली नोट्स की जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली जो लेक्चर में मैंने बताया है वही पीडीएफ के थ्रू नोट्स है इस बुक में अवेलेबल, राइट। सो इफ लेक्चर्स देख लीजिए, नोट्स बुक पर परचेस कर लीजिए, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में रिवाइज करिए, ताकि जब आप इन सब्जेक्ट्स को अप्रोच करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स है, सो जस्ट डोंट वॉच वो लेक्चर्स जो यूनिवर्सिटी में आईएमपी से, लाइक आईएमपी क्वेश्चंस को सर्च करके सिर्फ उतना देख के प्लेलिस्ट छोड़ मत देना, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं, लेकिन आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे, फिर फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई मेडिसिन पीडियाट्रिक्स अंडरस्टैंड करने में, राइट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू वॉच दिस 50 आवर्स कंटेंट, गिव सम टाइम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। पूरा कंटेंट्स देख लो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो इस आप बुक परचेस कर लीजिए, सेम नोट्स है, बुक को संभाल के रखिए और रिवाइज करते रहिए, राइट।